आइए सुनते हैं। मंत्री जी को सादर आमंत्रित करूंगा। उमरिया की पूरी जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबका अभिनंदन है। आज का ये मंच हमारे पूर्व सांसद माननीय ज्ञान सिंह जी के लिए खास जोरदार अभिनंदन करो, जिनने अटल जी के साथ में भी अपनी लोकसभा का चुनाव और उनके मित्र करके काम करते रहे और उनके आग्रह पर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय लल्लू सिंह जी के साथ ज्ञान सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो माननीय ज्ञान सिंह जी का। और इस अवसर पर हमारे विधायक द्वय लेकिन प्रभारी मंत्री जिनने अपना समय भी मुझे दिया, मेरे छोटे भाई माननीय नागर सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करें नागर सिंह जी का। इसी मंच पर विराजमान हमारे माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान जुझारू विधायक सुश्री मीना सिंह जी, जोरदार विधायक मानपुर, आपका अभिनंदन है। माननीय विधायक शिवनारायण जी, बहुत लंबी लिस्ट पढ़ी आपने, बिल्कुल पूरा ही धारा कर दी। जोरदार अभिनंदन शिवनारायण सिंह जी का भी। श्रीमती अनुजा पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष, श्रीमान आशुतोष जी अग्रवाल, जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री मिथिलेश पयासी जी, कुशलमान सिंह जी, शकुंतला प्रधान जी, पुरुषोत्तम कोल जी, ओम नारायण सिंह जी, मनीष सिंह जी, दीपक दत्तवानी जी, अर्जुन सिंह जी, नाम तो बहुत सारे, सबको प्रणाम कर लेता हूं। एक बार मंच का पूरा अभिनंदन कर दे आप यहां से वहां तक। हमारे लिए उमरिया की धरती पर आज जब मां नर्मदा का पूरा इलाका और इस आनंद में डूबे हुए सारे मस्ताने लोग और भगवान राम अगर अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो एक बार बोला जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जब जय सिया राम कर रहे हैं, भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा। हमको आने वाले समय में परमात्मा चाहेगा तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, नर्मदा महारानी की। मैं आज के इस कार्यक्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्व भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने आया हूं। जोरदार अभिनंदन करें स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का। मैं नारा लगाऊंगा आपका, अमर रहे अमर रहे, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। क्या अद्भुत जीवन था अटल जी का, क्या व्यक्तित्व था। सच्चे अर्थों में अटल जी भी की ये जन्म शताब्दी चल रही है। मैं पूरे मंच को बधाई देना चाहूंगा। अटल जी जैसा विराट व्यक्तित्व का धनी हम सब जानते हैं। अटल जी का पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए, सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में कोई विपक्ष का नेता मिल सकता था। 5 प्रधानमंत्री के सामने बांधवगढ़ के टाइगर दहाड़ते हैं तो आनंद आता है, रोमांच हो जाता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की दहाड़ से पूरी पार्लियामेंट हिलती थी, पूरी लोकसभा हिलती थी। उनके अपने लिए गए निर्णय, एक एक काम, उनके अपने भाव, अरे गरीब और गांव के लोगों का सच्चे अर्थों में अगर पहली बार किसी ने इस बात की आवाज उठाई कि गांव को भी सड़कों से जोड़ा जा सकता है, ये सपना अगर किसी ने देखा तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा, जिनके माध्यम से गांव गांव की प्रधानमंत्री सड़क की सौगात पूरे देश में मिली। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोग कह रहे थे
गांव में सड़क की क्या जरूरत है? वो तो बैलगाड़ी से चलते हैं, उनको तो बैलगाड़ी की आदत है। अब इनने कभी गांव देखे तो बताओ? गांव तो देखे नहीं, गांव वालों का दर्द तो मालूम नहीं है। आज गांव गांव सड़क जुड़ने के बाद मुझे इस बात की आनंद है, पूरा मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के गांव वाले आनंद में डूबे हैं। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। गांव के अंदर आने जाने के लिए गांव में कोई मनुष्य नहीं रहते हैं क्या? गांव में मनुष्य अपना घर का मकान के अंदर कोई भी स्वाभिमान से रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के दौर में तो अब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का। मैं एक और कारण से आपसे ताली बजवाऊंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, अब 250 की आबादी के गांव के अंदर भी सड़क बनाई जाएगी। यह है हमारी सरकार और हमारी पार्टी की विचारधारा। गरीब से गरीब आदमी भी उसके जीवन का आने जाने का अधिकार, और केवल सड़क नहीं, सड़क से आगे भी आप में से जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुन लेना। जो शहर में उनका शहर में, और जो गांव में रहते हैं उनका गांव में। अगर आपका घर का पक्का मकान नहीं है, आपको ढूंढ ढूंढ के पक्का मकान दिया जाएगा। ये सर्वे प्रारंभ हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का अपना सपना, ये 145 करोड़ से बड़ा आबादी का देश, इसमें गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी, अरे गरीब आदमी झोपड़ी में क्यों रहेगा, उसको भी पक्का मकान मिलना चाहिए। उसका भी इस प्रदेश और देश पे हक है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी सोच सकते हैं, क्योंकि ये मन का भाव होना चाहिए। इनका खुद का मकान नहीं है पूरे देश में एक भी, लेकिन उनका एक ही सपना है, मेरा एक एक भाई बहन जो गांव में रहते हैं उनको पक्का मकान मिलना चाहिए। ये भावना जरूरी है। आप बताओ, प्रधानमंत्री किसान सहायता किस किस को मिलती, हाथ खड़े करके बताना। बताओ आप जिन जिन को किसान सहायता मिलती है, ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई। जोरदार अभिनंदन करो। ये सरकार की सोच अपने। गरीब आदमी अपना मकान बनाए, 1000 रुपया महीना उसको मिले, 6000 रुपया हमारे द्वारा भी दे रहे हैं, तो 6000 माननीय मोदी जी के, 6000 हमारी सरकार के माध्यम से। और इतना ही नहीं, घर में चूल्हा, और 2028 तक गरीब आदमी को राशन भी फ्री। ये सारी व्यवस्था अब आप हमारी सरकार के द्वारा भी अभी लगातार अभियान चला रहे हैं। जो हमारे राज्य के युवा, महिला, किसान, गरीब अगर बेरोजगार है, उन सबको रोजगार दिलाने का काम अपनी सरकार कर रही है। सब लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा। अपना व्यक्ति प्रदेश का, और अगर उसको काम धंधा चाहिए तो सरकार का मतलब सरकार सबकी चिंता करे, सरकार सबको साथ लेके चले। इसलिए एक नहीं कई काम अपनी सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, शहडोल के अंदर हमने संभाग स्तर पे उद्योग स्थापित करने की बड़ा आयोजन किया। केवल शहडोल नहीं, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम, रीवा, एक एक करके 7 संभाग पे। और अब सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं भोपाल में, और भोपाल में आ रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री। जोरदार अभिनंदन करो इसी महीने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मध्य प्रदेश में किसी बात की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बता रहे हैं कि इस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक खास और बड़ा आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार आखिर
किसान के लिए कर क्या रही है ये भी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को मुख्य रूप से सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाना, जिसके लिए बड़ी लिंक परियोजना जिसमें केन बेतवा लिंक शामिल है। और ये केवल एक परियोजना नहीं, इसके साथ ही साथ अन्य कई परियोजनाओं पर भी कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री यहां पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से लाभार्थियों के खाते में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि उनको चाहे कृषि कल्याण की राशि हो, स्ट्रीट वेंडर्स को राशि हो, या हर महीने मासिक तौर पर जिस प्रकार से खदानों पे अपनी आयस्क के आधार पर उत्पादन की इकाई लगाने की संभावना भी है। अच्छे पढ़े लिखे बच्चों की बड़ी फौज है। कोई फार्मा इंडस्ट्री लगाए, कोई हेवी इंडस्ट्री लगाए, कोई एमएसएमई लगाए, कोई लघु कुटीर उद्योग करे। जिसको भी जो काम करना है सरकार सबकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, बेरोजगारों को काम दिलाना है, युवा की जिंदगी बदलना है। सरकार का मतलब सरकार अपनी व्यवस्थाओं के बलबूते पे आपके सबके साथ लेकर के हर महीने एक जगह अपनी उद्योगों की हर जगह कार्यक्रम कर रही। और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, यहां उद्योगपति को अपने प्रदेश में मौका मिले, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। आप में से अपने में से उद्योगपति बने। आज नौकरी मांगने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनो। और तो और हमने कल अपनी कैबिनेट से पॉलिसी बनाई है कि हमारे 55 जिलों में अब 2-2, 2.5 करोड़ की भी छोटी फैक्ट्री लगाओगे तो उसमें भी सरकार अनुदान देगी। ये व्यवस्था अपनी बनी है। हमारा अनूपपुर, उमरिया, मानपुर, आप दीदी उद्योगपति लाओ, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। सब प्रकार का आह्वान बना रहे हैं। हमारे यहाँ कोदो कुटकी, ये जो अपना मोटा अनाज है, 1000 रुपया कुंटल का उसका अलग से बोनस चालू किया था। धान कौन कौन लगाता? धान जरा हाथ खड़े करके बताना। आपको 2000 रुपया हेक्टर सरकार के द्वारा डाला जा रहा है। कोई किसान बचने वाला नहीं है। सारे किसानों को इसी महीने, ये सरकार की जीवान है, अपने माध्यम से। और खास बात कि जिनने आमतौर पर केवल जो उपांतरण कराते थे, चावल अपनी जमा करते थे, पहले तो छोटे किसान बच जाते थे, जो छोटे छोटे किसान हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे, कोई भी किसान बचेगा नहीं जिसने भी धान बोया। प्रत्येक किसान को पैसा दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार द्वारा ली जा रही है। ये छोटी बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करके बताओ, ये छोटी बात नहीं है। ये उनके मुंह पे तमाचा है जो हमारे से कहते थे कि भैया धान के पैसे दिलाओ, धान के। हमने कहा ये हमारी भाजपा की जबान है, हमारी सरकार की। एक एक किसान को पैसा दिलाना हमारी जवाबदारी है, किसी को छोड़ने वाले नहीं। जैसे ये बोलते थे लाडली बहनों के पैसे नहीं देंगे, सरकार बन गई भूल जाएंगे। आप बताओ किसी की योजना बंद हुई है क्या? बताओ जोरदार ताली बजा के, योजना बंद हुई है क्या? हमारे खिलाफ दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, अरे मध्य प्रदेश में लाडली बहना के पैसे बंद कर दिए। अरे जनता ने उनकी दुकान बंद कर दी, लेकिन हमारे पैसे बंद नहीं हुए। ये भाजपा की सरकार है, हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। केवल इतना ही नहीं, गेहूं कौन कौन उगाता है? गेहूं आप हाथ खड़े करके बताओ। गेहूं भी बहुत उगाते, वाह, मैं तो समझता केवल धान करते हैं। लेकिन गेहूं वाले भी भूलना मत, इसी साल 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा। 2600 रुपए क्विंटल। जरा ताली वाली बजाओ, 2600 रुपए मामूली बात नहीं होता है। सरकार की भावना है हर किसान की जिंदगी बदलना चाहिए, हर एक के जीवन में बदलाव आना चाहिए। एक एक करके जो व्यवस्था बना रहे हैं, जिनके घर में गाय है, कौन कौन दूध उत्पादन करता है, जरा हाथ खड़े करके बताओ। जो पशुपालन करता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से
अब हम किसानों से दूध भी खरीदेंगे और दूध के ऊपर बोनस भी दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो दूध के ऊपर बोनस। अरे जिनके घर पे गाय वो गोपाल, और जो गाय को पाले और घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ये अपने घर गोकुल हो गए, और जहां गोपाल और गोकुल वही तो वृंदावन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मध्य प्रदेश के अंदर जहां जहां भगवान राम ने चरण धरे, चाहे वो चित्रकूट हो या कोई और स्थान, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के जो जो चिन्ह जाने गए, भगवान कृष्ण के ये स्थान माने गए, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाया जाएगा। तीर्थ उसका पैसा सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। अरे भगवान राम और कृष्ण हमारे आराध्य हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? कई लोग कहते हैं अरे आप तो धर्म का काम कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अरे धर्म का काम कर रहे 100 बार करेंगे, तुम तो अधर्म करते हो, बोलो धर्म का काम नहीं करना चाहिए क्या? जरूर करना चाहिए, ये हमारी सरकार तय कर रही है। आप बताइए, अमरकंटक पूरी नर्मदा के परिक्रमा पथ पर जितने यात्री जाएंगे आएंगे, सभी यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधा जुटाने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये संकल्प भी हमारी सरकार ले रही है। बोला नर्मदे महारानी की। ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन अभी थोड़े समय की कमी है। मैं लेट भी आया, मुझे बताया कि हमारे नगरीय निकायों में हमारे को सामुदायिक भवन चाहिए उमरिया में, दीदी मानपुर में भी चाहिए। जहां जहां नगरीय निकाय है, प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन ये सरकार का निर्णय है। भगवान ने 5000 साल पहले गीता के माध्यम से ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मवाद सभी की शिक्षा दी है, और उनकी शिक्षा के बलबूते पर पूरी दुनिया गौरवान्वित होती है। ऐसे में हमारे भगवान के नाम पर गीता भवन बनते हैं और वहां ज्ञान चर्चा होती है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती? और हमारे बीच में तो ज्ञान सिंह जी खुद ही विराजमान है। जोरदार ताली बजाओ अपने सांसद जी पूर्व के लिए। मुझे आज के इस अवसर पर बहुत सारी बात कहना है, लेकिन अभी हमारे मित्र, पहले तो बहन हमारी मीना सिंह जी ने मांग दी है। आपने कहा कि अमीलिया मानपुर पुल निर्माण की मांग जो आपने कही है, जिसमें अमीलिया बलहोड़ घियार मार्ग पर सोन नदी में पुल बनना चाहिए। पैसे तो बहुत मांगे बहन जी आपने, छोटे मोटे नहीं मांगे, लेकिन फिर भी लगभग 45 करोड़ की लागत है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, ये पुल बनाना जाएगा जनता की सुविधा के लिए। ताली एक तरफ से बज रही, उधर वाले थोड़ा आलस कर रहे हैं। अरे कहीं भी बनेगा, अपना ही ये बनेगा। जोरदार अभिनंदन करें। दूसरा भी पुल मांगा आपने, बिजोरी मानपुर पुल, बिजोरी भमरहा निगाई जयसिंह नगर मार्ग पर सोन नदी पर फिर पुल मांगा है, और लगभग 32 करोड़ की लागत से ये पुल बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो, मीना जी को बधाई देता हूं। इस अवसर पर आपने कॉलेज कहा, कॉलेज में भवन चाहिए, जमीन नहीं मिल रही, जमीन दे दो दीदी, कॉलेज का भवन बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं हमारे युवाओं के लिए। अरे युवा बच्चे कॉलेज में पढ़ेंगे और भवन मिलेगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। युवाओं के लिए तो जो बनेगा वो जरूर करेंगे, आप चिंता मत करो। जो जो आप चाहोगे धीरे धीरे मिलता जाएगा। अभी तो 1 ही साल हुआ है, 4 साल बाकी है। अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो जरा जोर से ताली बजा के बताओ। मीना सिंह जी दीदी आपको धन्यवाद। आप अपना अगला कार्यक्रम आपके इधर होगा, बाकी बातें वहां होगी। जब शिवनारायण जी के क्षेत्र में आया हूं और यहां आप बात कर रहे हो, तो आपने कहा ग्राम पौड़ी में विद्युत ताप परियोजना की 600 मेगावाट की इकाई बनाई जाए। बिल्कुल बनाई जाएगी।
600 मेगावाट की कंपनी होती है। ये पूरा क्षेत्र बदलेगा, विकास का नया कीर्तिमान बनेगा। ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ, मजे आ रहा है, जरा आना सार्थक हो जाए। इसके साथ साथ आपने कहा बांधवगढ़ में टाइगर रिजर्व के बाहर जू बनाया जाए। रेस्क्यू के सेंटर के आधार पर कई प्रकार के जानवर बीमार हो जाते, भोपाल भेजते, जाना कहां भेजते हैं। निश्चित रूप से यहां पर जू बनाया जाएगा। भविष्य की दृष्टि से पर्यटन का केंद्र बने, लोगों को रोजगार मिले। जो बाहर के पर्यटक आए उनको देखने के लिए जंगल में नहीं मिले तो आपके पास वहां जानवर मिले। इसमें अच्छी बात है, गलत क्या बात है? सरकार का मन बड़ा है, सरकार चाहती है अपने सब लोगों को आगे बढ़ाना। ऐसे उमरिया, अनूपपुर, ये जो क्षेत्र है इनसे तो ज्यादा ही लगाव है। ये तो आनंद की नगरी है। भोले भंडारी लोग अपने बीच में, ऐसा लगता है हमने भगवान रामकृष्ण को नहीं देखा, लेकिन आप लोगों को देखूं तो आनंद आ जाता। आप सबको प्रणाम करता हूं, इतना अच्छा क्षेत्र है। अपने मन के भाव को प्रकट करते हुए इतने अच्छे लोग हैं कि जितना बने मेरा बस चले तो जो नहीं मांग रहे वो भी सब दे दो, इतना आनंद आता मांगने के। अपने इस क्षेत्र के अंदर आपने कहा बिलासपुर ग्राम में नवीन महाविद्यालय के भवन की, मैं ये भवन भी देने की घोषणा करता हूं। सिंहपुर गढ़ी में पर्यटक केंद्र, मणिबाग में पांडवों का, भगवान भोलेनाथ का मंदिर का केंद्र, इन सबको पर्यटन का केंद्र बनाना है। धोरखो में हनुमान धाम, ग्राम टकटई, क्या है, क्या नाम है यार, टकटई, हाँ टकटई भगवान विष्णु का धाम है। इनको चारों को पर्यटन केंद्र में बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा ग्राम पंचायत पठारी में उप स्वास्थ्य केंद्र, इसको बनाने के लिए मैं स्वास्थ्य विभाग में भेजूंगा। निश्चित रूप से परीक्षण कराकर इस पे भी काम किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि खेल एवं युवा कल्याण में यहाँ राष्ट्रीय स्तर के हॉकी के खिलाड़ी है क्या? हॉकी के खिलाड़ी है? एक अकेले हाथ खड़ा कर रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है। अगर सब मांग रहे हैं तो मैं परीक्षण करा के यहां एस्ट्रोटर्फ बनाने की घोषणा करता हूं। उप स्वास्थ्य केंद्र कोडिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए आपने मांग की है, निश्चित रूप से बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने शिवनारायण जी के लिए। आज के इस अवसर पर और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन भविष्य में दोबारा आके मिलेंगे। लेकिन उमरिया वास्तव में आपके यहाँ के लगता है कि जाओ कहाँ, यही रात रह जाओ, इतना अच्छा क्षेत्र है। ऊपर आसमान से भी देखो, जहां से देखो वहां हरियाली, आनंद ही आनंद चारों तरफ। मुझे लगता है परमात्मा चाहेगा बहुत जल्दी हमारा ये पूरा क्षेत्र एक नंबर का क्षेत्र बनेगा, ये पक्की बात है। ऐसे में हम और आप सबको मिलकर लगातार विकास के कार्यों को बढ़ाना पड़ेगा। आज और आने वाले समय में अपने किसानों के भी खेत के ऊपर बिजली के जो कनेक्शन हैं, हमारी सरकार तय कर रही है। आने वाले समय में किसानों को बिजली के बिल से मुक्ति कराने के लिए सोलर पंप देते जाएंगे। धीरे धीरे सोलर पंप और बिजली उनकी, आय उनकी, खर्चा उनका, अपना पूरा काम किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। इसलिए फसल खरीदने की बात तो कर ही रहे हैं, आने वाले समय में ऐसे और भी बहुत सारे काम करेंगे। आज इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से सारे विकास काम की बधाई देता हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सभी, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हम सब संकल्पबद्ध होकर के उमरिया को नंबर 1 का बनाएंगे। बोलो तैयार है? उधर से आवाज आना, बोलो तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
आपका ये चित्र भैया जरा ले लेना, मेरे अपने मित्र ने बनाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जी। हमने अपने हरगोविंद सिंह गुरु महाराज छठे का, उनका अपना रिकॉर्ड था ग्वालियर के अंदर, उनको औरंगजेब ने बंदी बनाया था और वो बंदी छोड़ महाराज के नाम से जानते हैं। हमने ग्वालियर में एक बड़ा द्वार उनके नाम पर बनाने की घोषणा की है। बोले सोनिहा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे धर्म। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां सीधा प्रसारण आपको उमरिया से दिखा रहे हैं, जहां से डॉक्टर मोहन यादव। प्रणाम परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, डॉक्टर बाल गोविंदाचार्य जी महाराज, परम पूज्य ब्रह्मचारी स्वामी चैतन्यानंद जी महाराज साहब, आपको भी प्रणाम। परम पूज्य साध्वी मैत्रेय दीदी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। मुझे आपका माननीय परम पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज, गिरीशानंद जी महाराज, नाम तो अखिलेश्वरानंद जी महाराज, ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा आयोजन, ये पूरा हमारा मंच, माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, माननीय सांसद हमारे आशीष जी, माननीय महापौर जी, इस अवसर पर माननीय विधायकगण संतोष जी और हमारे पटेल साहब जोरदार है ना, और इधर से पांडे जी हैं, हाँ सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय राज्यसभा सांसद जी। दीदी उधर बैठ जाती है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं पूरे मंच का एक बार दोनों जिला अध्यक्ष सहित सभी का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, नगर पालिका, नगर निगम, जो जो क्षेत्र आ रहा है, थोड़ा समय की सीमितता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ आज के इस मंच पर खास करके जिस प्रकार का ये जो वातावरण है, हमारी सरकार बनने के बाद पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमारे लिए आज का जो समय चल रहा है, परमात्मा की दया से, संतों की कृपा के बाद, जैसे अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, काश ये 47 में मुस्कुराते तो देश और आगे जाता है। लेकिन जितनी बाधा खड़े कर सकते थे वो सारी बाधाएं खड़ी की गई अतीत के प्रवाह में, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। अब कौन उनके लिए कहे, लेकिन ये जो दिन निकले, ये सनातन संस्कृति का जो नुकसान हुआ है, दुनिया के अंदर कई सारे देश हमारे आसपास आजाद हुए, लेकिन उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। अपनी जड़ों से जुड़ करके उन्होंने जो अपनी दिशा तय की। अरे 1 करोड़ से छोटी आबादी का इजराइल क्या सीना तान के अपनी देश की देशभक्ति बताता है। आनंद आ जाता है कि लोग मोबाइल में भी बम का उपयोग होते देख रहे हैं। ये पहली बार चमत्कार हो रहा है, लेकिन देश की देशभक्ति क्या होती है ये इजराइल ने बताया था। लेकिन जिन जिन कांग्रेस सहित इनके लोगों ने देश के साथ जो अन्याय किया, हमारी वो कई पीढ़ियां बिगाड़ दी, लेकिन हम तो ये आनंद में हैं जो कांग्रेस के लिए परम पूज्य ने बापू की बात नहीं माने, जिनने कहा था कि इस देश के अंदर अगर राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता मिलेगी तो गौ माता की, ये महात्मा गांधी ने बात कही थी। हम तो वो पार्टी के लोग हैं जो महात्मा गांधी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें इस बात का आनंद है। बोलो गौ माता की। भारतीय सनातन संस्कृति के काल में आज का दिन खासकर जबलपुर के क्षेत्र की साइड से, वैसे तो हम लगातार महाराज जी अभियान चला रहे हैं। वो कहाँ गए अच्युतानंद जी महाराज साहब? अच्छा, प्लेन पकड़ना था, तो मैं उनके लिए भी प्रणाम करता हूं और उनके माध्यम से आप सबको ये स्मरण करा रहा हूं कि अब आने वाले समय में खास करके आज तो यहाँ हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार के बनने के बाद, वैसे तो सरकार के पहले से भी गौशालाओं का संचालन व्यवस्था, इसके मामले में सरकार के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की नीति होने के कारण से हमने इन सारे कामों को प्रोत्साहन दिया। सारे धामों को जगमगाने के लिए हमारे लिए तो
प्रारंभ से कहा है, भगवान राम का वो जब से संघर्ष चला अयोध्या जन्मभूमि का, तब से जनसंघ के जमाने से स्पष्ट भाव था कि हमारे लिए कोई दूसरी भावना नहीं है। और ये भगवान श्री राम के मामले में जितने अड़ंगे हो सकते थे वो सब कुछ किए, लेकिन अब हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कितनी सारी प्रकार की बातें हुई। भगवान राम का मंदिर बनेगा तो देश में दंगे हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या डराते रहिए देश को, लेकिन इन सबके मुंह पे तमाचा पड़ा। यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में राम मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ और भगवान धूमधाम से अपने धाम में मुस्कुराए, बोला जय जय श्री राम। और ये संत वृंद का आशीर्वाद रहेगा तो गौ माता आई तो पीछे पीछे कृष्ण भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। गौ माताओं के लिए वर्तमान के समय में हमारे लिए अब तो साइंस का जमाना है, बहुत सारे प्रकार से गो उत्पाद को लेकर के कहीं कोई खतरा नहीं, कहीं कोई डर नहीं। गौ माता हमारे लिए दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। सारे संत वृंद ने कहा कि हमने सबने विस्तार से बातें कर दी है। ये एकमात्र ऐसी माता है जो अपने बालक बच्चे को तो पालती है, लेकिन हम सबका भी ध्यान रखती है। 33 करोड़ देवी देवता का जहां वास होता है, ऐसी गौ माता के लिए हमारी सरकार ने नीति बनाई है। कहीं पर भी कोई भी स्थान पर गौ माता को लावारिस नहीं रहने दिया जाएगा, सबको गौशाला में व्यवस्था पहुंचाया जाएगा, ये व्यवस्था की जा रही है। और उसी का परिणाम है, क्या इंदौर, क्या उज्जैन, क्या भोपाल, क्या ग्वालियर, और ये गौशालाओं की क्षमता भी 10,000 तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। और पशुपालन विभाग के माध्यम से क्या 21 कितनी बना रहे हैं अपन, 21 वो अलग से गौशाला बनेगी। और महाराज जी कोई भी अपनी भी गौशाला चलाए तो गौ माता के लिए प्रतिदिन 40 रुपया रोज का प्रबंधन सरकार के माध्यम से करने जा रहा है। ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया। लेकिन और आगे की बात, केवल गौशालाओं में गौ माता नहीं पाले जाए, बल्कि लोग घर घर में गौ माता पाले, क्योंकि हमारे घर में तो जो घर में गाय पाले वो गोपाल, और भगवान की दया से जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। इसलिए ये अपने गांव के गांव वृंदावन बनाना, जहां गाय माता का कुल और घर में पालने वाले को गोपाल कहते हैं, ऐसे में गोकुल और गोपाल दोनों मिल गए तो वृंदावन बन जाएगा। हमारे द्वारा प्रयास चल रहा है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर गौ माताओं को लेकर के 10 से ज्यादा जो गाय माता पालेगा और दूध के उत्पादन से अपनी आय बढ़ाएगा। हमारा तो कृषि आधारित राज्य है, ऐसे में कृषि को बढ़ावा देना ये हम सबका दायित्व है, किसानों की आय बढ़े। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन इस कारण से भी करो, जोरदार ताली बजा के नरेंद्र मोदी जी का। अभी अभी मैं स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रतिमा अनावरण करके आ रहा हूं। और अटल जी ने सपना देखा था कि नदी से नदी जोड़ो। अरे एक नदी में बाढ़ आ रही, दूसरी नदी खाली है, कहा एक नहर बना दो, दोनों नदी में पानी बांट दो और क्षेत्र के किसानों को पानी उपलब्ध करा दो, खेत अपने आप में सोना उगलने लगेंगे। ऐसे में इस बात का भी कांग्रेस ने विरोध किया, 20 साल लग गए। एनजीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या हो जाता है कांग्रेस को। जब भी कोई देश में अच्छा काम हो सबसे पहले विरोध करने कांग्रेस के लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निराकरण के बाद हमारे नदी जोड़ो अभियान में सबसे पहले आशीर्वाद दिया मध्य प्रदेश को, जिसको 1 लाख करोड़ के माध्यम से बुंदेलखंड की धरती पर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का आशीर्वाद दिया है। और केन बेतवा तो मिली, साथ में पार्वती, कालीसिंध, चंबल, जिसके माध्यम से चंबल का पूरा बेल्ट और मालवा का पश्चिमी बेल्ट, दोनों में 13 से ज्यादा जिलों के अंदर नदी जोड़ो अभियान का दूसरा 70,000 करोड़ का एक और आशीर्वाद मिला। अर्थात 2 नदी जोड़ो अभियान 2 राज्यों के साथ। और ये बदलते दौर का समय, वो समय चला गया
जब कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आपस में पानी के बंटवारों को लेकर के आपस में संघर्ष करते हैं, मुझे इस बात का संतोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी शपथ के बाद कहा, ये भारत एक है, आपस के राज्यों के संबंध सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। हमारे ये जल की राशि का बंटवारा और भी कोई मामले में बंटवारे, ये आपस में सामंजस्य से होना चाहिए। स्नेह, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनना चाहिए। हमने भाई साहब माननीय प्रधानमंत्री जी को उनको आश्वस्त किया था कि प्रधानमंत्री जी आपकी बात को गांठ बांध के रखेंगे। हमारे राज्य के आसपास के जितने भी ऐसे झगड़े जल को लेकर के, सब पे हम अपने प्रबंधन के आधार पर विवाद को समाप्त करते हुए, हमारे मन में भाव है, ये बात सही कि अधिकारियों के लेवल पे बहुत सारे कष्ट होते हैं, लेकिन अधिकारियों को कन्विंस करते हुए हमारे संबंध आपस में बनेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के माध्यम से हमने उस विषय को खत्म किया। जोरदार अभिनंदन करो, माननीय मोदी जी की भावना का सम्मान किया। और ये तो अपना मध्य प्रदेश, ये नदियों का मायका है, परमात्मा की कृपा है। मां नर्मदा, रेवा से पूरा अंचल हमारा हरा भरा है, लेकिन इसके बाद में भी कुछ और नदी माता बची है। अभी महाराष्ट्र के माध्यम से ताप्ती मैया का भी एक बड़ा एग्रीमेंट करने वाले हैं, जिसके माध्यम से महावी नदी जोड़ो अभियान को चलाएंगे। जब पानी हो जाएगा, खेती होगी, हमारी सब प्रकार की व्यवस्था सुधरेगी। और जल जब आता है, माननीय हमारे बीच में रहीमदास जी ने सही कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मार न चून। पानी के आधार पर ही संस्कृति में, खासकर हमारे यहाँ तो सुबह से उठ करके सूर्य नारायण देवता को अर्घ दे करके जल से जीवन की कामना की गई है। गौ माता को बिना रोटी दिए अपना जीवन लगता अधूरा है। ऐसे में ये सभी लोगों के हिसाब से धार्मिक क्रियाकलाप हो सकते हैं, लेकिन जिनका छोटा मन है वो अपना मन अपने पास रखे। हमने तो प्रयास किया है कि ये सारे चीजों के साथ साथ सनातन संस्कृति को लेकर के भी, और अभी तो महाराज जी आपके आशीर्वाद से निर्णय किया है कि हमारे द्वारा धार्मिक नगरों में दारू की दुकानें बंद कराएंगे और दूध की दुकानें खुलाने का काम प्रदेश भर में अभियान चलेगा। शराब के मारे पूरा संस्कृति, पूरा समाज सब कष्ट में होते हैं। शराब की खराबी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो जाती, खासकर माता बहनें बच्चे बाद में कष्ट पाते हैं। लेकिन इन व्यवस्थाओं के आधार पर धीरे धीरे करके अभी की दृष्टि से हमने महेश्वर में महारानी अहिल्याबाई की जयंती के अवसर पर 300वीं जयंती चल रही है। जैसे पहले हमने अपनी यहाँ रानी दुर्गावती के नाम पर यह कैबिनेट की थी, संग्रामपुर में एक कैबिनेट उनकी दूसरी राजधानी में की थी। अरे ये गौरवशाली अतीत की महारानियां हैं, ये वीरांगना हैं, इनके जीवन के विभिन्न ऐसे ऐसे चरित्र के किस्से हैं जो समाज में आज की पीढ़ी को जानना चाहिए। देशभक्ति क्या है ये सिखाने के लिए वो पर्याप्त है। ऐसे सभी विषयों को हम पाठ्यक्रम में ला रहे हैं, उनके जीवन का चरित्र सबके बीच में ला रहे हैं, और उनके आधार पर आज के अवसर पर भी नए नए संकल्प लेते हुए, जैसे हमने पवित्र नर्मदा के किनारे संकल्प लिया कि हमारे 17 से ज्यादा नगरों में ये अपनी नगर निगम की सीमा के माध्यम से उज्जैन और बाकी नगरों में भी इस प्रकार की दारूबंदी वाला निर्णय करके आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं अभी तो अपने युवाओं के लिए 21 तारीख के दिन लगभग 90,000 सभी सरकारी स्कूल से 12वीं पास बच्चों को 25-25 हजार के लैपटॉप खरीदने की राशि दे रहे हैं। बच्चों के लिए उनकी प्रतिभा के बलबूते पर उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है, और वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बने, अपना स्वतंत्र व्यवसाय खड़ा करे, अपना उद्योग धंधा बनाए, जो कर सकते करे। इसलिए प्रदेश भर में, ऐसे जबलपुर में हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी,
जबलपुर, रीवा, सागर, नर्मदापुरम, छोटे छोटे स्थान पर कभी कोई सोच नहीं सकता था कि यहां पर भी ऐसे उद्योग की कोई बात होगी या उद्योग लगाने का कोई माहौल बनेगा। लेकिन महाराज जी, ये 3 महीने लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो कोई महीना ऐसा खाली नहीं रहा जहां हमने लगातार उद्योग धंधे की बात नहीं की है। अरे उद्योग धंधे लगेंगे तो प्रदेश समृद्ध होगा, युवाओं को काम मिलेगा, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, गरीबों की जिंदगी सुधरेगी और किसानों के हाथ में धन आएगा। ये लगातार अभियान चलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास 4 श्रेणी है और चारों श्रेणियों के जीवन में बेहतरी के लिए सरकार को काम करना है। हमने एक एक करके सबके लिए नीतियां बनाई और लक्ष्य लिया 2028 तक सभी प्रकार के युवाओं के लिए, खास करके 70% से ज्यादा युवा, और केवल निजी नहीं सरकारी स्तर पे भी 1 लाख अलग अलग प्रकार के पदों को भरते हुए 2,70,000 पद तो सरकारी और गैर सरकारी लाखों पदों के आधार पर हमारी सरकार रोजगार के प्रबंध कर रही है। अपनी खेती के लिए भी सिंचाई का रकबा 48 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक करने का निर्णय सरकार के द्वारा किया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले समय में ऐसे विकास के बहुत सारे बात बता सकता हूं, लेकिन आज तो यहां पर जिस स्थान पे है मुझे बताया गया कि 113 करोड़ के और कुल मिलाकर के तो 174 करोड़ के, अर्थात 13 विकास कार्यों का लोकार्पण और 113 करोड़ के 9 विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ भूमि पूजन भी 60 करोड़ के, सब मिलाकर के जोरदार अभिनंदन 175 करोड़ के आसपास के लोकार्पण भूमि पूजन यही संपन्न हुए हैं। हमारी सरकार ने तय किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेगा तो ऐसे में हर राज्य का अपना अपना योगदान होना चाहिए। हमारी सरकार ने 3.25 लाख करोड़ से बजट की तरफ कदम बढ़ाया। 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ का बजट हम निश्चित करने वाले हैं। 7 लाख करोड़ का। अरे आनंद से जरा ताली वाली बजा करके हौसला अफजाई तो करो अपने बीच में। आप अंदाज लगा लो, कहां 2003-04 में केवल 20,000 करोड़ का बजट था और कहां हमारा ये 2003-04 के बाद 3.25 लाख करोड़ पे हमारे पास आया और इसको 5 साल में डबल कर रहे हैं। एक एक पैसा जनता की बेहतरी के लिए, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए, युवाओं को काम देने के लिए और प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। उम्मीद करता हूं थोड़ा विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन इस विकास के साक्षी आप बनते रहेंगे। और आज गौशाला का धाम तो क्या मुस्कुराया, जबलपुर का जाबालिमपुरम धन्य हुआ है। आज संतों की सानिध्य में गौ माता का आश्रय केंद्र, और गौ माता का के तो 33 करोड़ देवी देवताओं का है, हमारे लिए आनंद का धाम बना है। और ऊपर एयरपोर्ट और नीचे परमात्मा की दया से ये देवधाम बन जाएगा। यहाँ ये गौशाला के माध्यम से हमारी अपने इस संस्कृति की मान्यता को पुष्ट करने के लिए मैं नगर निगम और हमारे पशुपालन विभाग और सारे मंत्रिमंडल सहित सभी मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। संतों के आशीर्वाद में आदर्श गौशाला बने और केवल ये नहीं, आसपास के जिलों के अंदर भी उम्मीद कर रहे हैं धीरे धीरे करके ये सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलते हुए केवल दूध नहीं, दूध के माध्यम से यहाँ अच्छे बछड़े बछड़ी भी होंगे तो उनको लोगों को पालने दे करके जो निराश्रित है, अपाहिज है, किसी कारण से कष्ट में, उनकी सबकी व्यवस्था सरकार करेगी। ये निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। आने वाले समय में ऐसे सभी कामों को करते करते लगातार बढ़ते जाएंगे। आज के इस अवसर पर कहने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन समय की कमी पड़ रही है। मैं उम्मीद करूंगा और अगले अवसर पर, लेकिन 2 चीज जरूर बता रहा हूं। 2600 रुपए क्विंटल अपने द्वारा गेहूं खरीदने की घोषणा की गई है सभी किसानों के लिए।
इस साल का गेहूं 2600 रुपये क्विंटल खरीदा जाएगा। और जिनने धान लगाया था, पहले तो हमारी इच्छा हुई कि धान में जिनने उपार्जन कराया, जिनने केंद्र तक पहुंचाया, उनके खाते में पैसे डाले। फिर कुछ लोगों ने बताया कि छोटे छोटे लोग तो अपना बाजार में गल्ला बेच देते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता और वो छूट जाते हैं। तो हमने अगली बार योजना बनाई, इसी बार से प्लान कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने धान लगाया सबको 2000 रुपया हेक्टर अर्थात 400 रुपया बीघा की दृष्टि से उनके खाते में पैसे डालने का निर्णय अपनी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। हर एक किसान के लिए जो जो हमने कमिटमेंट किया है, जो वचन दिया, जो संकल्प पत्र में बोला, धीरे धीरे करके वो सब पूरा कर रहे हैं। अब आप बताओ, 2700 रुपये क्विंटल का हमने संकल्प पत्र में कहा था और 5 साल में करने वाली बात थी। अभी तो 1 साल में 2600 पे आ गए। अगला साल तो मान के चलो निश्चित रूप से 2800 से ऊपर निकलने वाला है। ये अपनी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और ये बेटियां बैठी है, बेटियों की जिंदगी की बढ़िया करने के लिए लगातार एक के बाद एक बहुत सारी योजना बना रहे हैं। उस दिन क्या स्कूटी चलाई, फर्राटे से मजा आ गया। जोरदार ताली बजाओ, पूरे प्रदेश में स्कूटी बटी। जो बच्चे बच्ची पढ़े लिखे, कोई स्कूटी चलाए, कोई लैपटॉप चलाए। अरे मेरा बस चले तो परमात्मा करे आप सब कार चलाओ, ऐसा प्रबंधन करने वाले हैं। अब सरकार के माध्यम से हम सबकी जिंदगी खुशहाल करने के लिए, जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, लेकिन अपने खुद के पैरों पे नारी सशक्तिकरण के अभियान को चलाते हुए ये जो ज्ञान शब्द दिया माननीय मोदी जी ने, ज्ञान का अंग्रेजी अनुवाद के हिसाब से गरीब, युवा, अन्नदाता और किसान, ये चारों शब्द के माध्यम से पूरा प्रदेश बदलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदलेगा और दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। इस आशा अपेक्षा के साथ मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम की बधाई। बोलिए भारत माता की। हमारे आज के अवसर पर प्रसाद सिंह जी, यहाँ अन्नू भैया महापौर, माननीय अजय भैया भी थे ना, अजय विष्णु जी अभी कहीं है। अच्छा, माननीय दोनों जिलाध्यक्ष रत्नेश जी और राजकुमार पटेल जी और अखिलेश जैन जी, इस अवसर पर समस्त आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे खेल मित्रों, खिलाड़ी बंधु हैं। जबलपुर के अंदर आज का दिन खासकर अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है, जहां उत्कृष्ट एथलेटिक्स का ट्रैक, जिसमें हमारे लिए सिंथेटिक ट्रैक, ये दौड़ने के लिए बच्चों को जिसकी आवश्यकता है, और उसी उच्च कोटि की छात्रावास की व्यवस्था भी एक एक करके सभी खिलाड़ियों के लिए। सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश का जो स्थान बना है खिलाड़ियों के माध्यम से। देश के अंदर अभी देहरादून के पास से जो खिलाड़ी उत्तराखंड से आए हैं, मध्य प्रदेश का 3रा स्थान बना। सबसे ज्यादा पदक जीतने में प्रदेश ने सभी प्रकार के खेलों में अपनी जो उत्कृष्टता दिखाई है। अब मध्य प्रदेश इस खेल के माध्यम से भी बाकी सब क्षेत्रों में भी धीरे धीरे करके जो आगे बढ़ रहा है, मैं वाकई अपने सारे खेल मंत्रालय के सभी अधिकारी, खेल मंत्री और सरकार के सभी मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा। जब से हमारी सरकार बनी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के नवाचार करते हुए एक एक करके विकास के नए कीर्तिमान बना रहे हैं, नवीन तकनीक का लाभ भी ले रहे हैं और नई सुविधा भी ले रहे हैं। उसका परिणाम भी आ रहा है। बदलते दौर में हमारा मध्य प्रदेश जो पहले आज से 20 साल पहले के दौर में ऐसी दुरावस्था में था, लेकिन समय समय धीरे धीरे करके एकदम नए दौर में प्रवेश कर रहा है। और आज के इस बदलते दौर में जब यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त हो रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। खिलाड़ी के लिए भावना कैसी होना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने कार्यशैली से उसको बताया। एक खिलाड़ी हमारी कोई कारण से ओलंपिक के पदक से चूकी,
ऐसे में उस बच्ची का भी मान सम्मान बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से जैसे चंद्रमा में जाने वाले विमान के लिए, रॉकेट के लिए दिक्कत आई तो वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जाकर के इसरो में जाकर के लोगों का हौसला अफजाई की, जो हमारे अंतरिक्ष अभियान से जुड़े हुए थे। ये भाव जब लेता है, अरे खिलाड़ी वही सच्चा हो सकता है, हारने के लिए कोई गम नहीं, लेकिन जीतने के आगे और दम लगाने की हिम्मत रखता है। ये खिलाड़ी का जो मूल भाव है। अपने अतीत के काल से भारतीय संस्कृति तो अपने यहाँ स्वयंवर में भी व्यक्ति की क्षमता योग्यता से विवाह कराते हैं। हमारे अपने खेलों के माध्यम से दुनिया भारत की सारी प्रतिभाओं को अतीत के काल से देखती आ रही है, लेकिन आज बदलते दौर में जिस प्रकार से समय चल रहा है, भारत की एक एक विधा में, एक एक जगह जिस प्रकार का समय चला है, हमारे भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प किया है कि हम सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ते हुए, मुझे आज इस बात पे ये खास करके जहां हमने अपना इस नवीन खेल परिषद का रांची खेल परिषद, या रांची क्षेत्र है ना, ये रांची खेल परिषद, जहां 26 करोड़ 79 लाख की लागत से 12.7 एकड़ में, माननीय राकेश जी आपने शायद इसकी कुछ भूमिका बनाई थी, और ये जो सौगात मिली है, मुझे लगता है ये सिलसिला चलेगा। इस सिलसिले के बलबूते पर आज मैं यहाँ 6 करोड़ 94 लाख की लागत से 400 मीटर के एथलेटिक्स ट्रैक का जो निर्माण किया, इसकी बधाई दूंगा। जोरदार ताली बजा करके नए एथलेटिक्स ट्रैक का जो खिलाड़ी है, दौड़ने वाले धावक है, वो इसकी कीमत जानते हैं, और सच्चे अर्थों में यहाँ से दौड़ते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से जितने प्रकार से खिलाड़ियों को लाभ दे सकते हैं, हम नई शिक्षा नीति के माध्यम से भी सभी प्रकार के, और मुझे लगता है कि बहुत दिन अपने यहाँ हो गए खेल मंत्रालय से खेल नीति में हमारे खिलाड़ियों को लेकर के और उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। आप जो सुझाव दोगे वो हम सब जोड़ करके पास करने वाले हैं, ताकि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े। शिक्षा विभाग के माध्यम से खेल को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। सभी प्रकार के कोच, प्रशिक्षकों को आगे बढ़ने के लिए अब एक्टिविटी नहीं रह गई, केवल खेल, इसलिए उसमें भी प्रमोशन, लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कुलगुरु भी बनाना हो तो हमको आपत्ति नहीं है। सभी प्रकार के व्यवस्थाओं में सुझाव देते रहे, लेकिन सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार संकल्प कर रही है। आज जो यहाँ हॉस्टल है जिसमें 72 बिस्तर वाले 24 शयन कक्ष है, 12 महिला खिलाड़ियों को, 12 पुरुष खिलाड़ियों को, और खास करके धीरे धीरे करके जिस प्रकार से समय चल रहा है, अब शूटिंग हो, घुड़सवारी हो, हॉकी हो, कयाकिंग, कैनोइंग, रोविंग, कौन सा गेम छूट रहा है, सभी प्रकार के गेम में। और हमारे दिग्विजय सिंह जी बैठे हैं, ओलंपिक एसोसिएशन के माननीय सचिव हैं, आप तो एशियाड में और ओलंपिक में भी गए, जोरदार ताली बजाइए। हमारे लिए जबलपुर का गौरव है खेलों के मामले में। यहाँ एसोसिएशन में भी आगे हैं और खिलाड़ी में भी आगे हैं, और खिलाड़ी खास करके रानी दुर्गावती की नगरी है, माँ नर्मदा का आशीर्वाद है। ऐसे स्थान पर हमारे दादा ईश्वरदास रोहानी जी के समय इस स्थान पर आपने बहुत सारे काम किए। पट्टों का शारदा नगर, शांति नगर के पट्टे, अभी खिलाड़ी की बात तो पूरी कर लो। जब मेरे को लगा कि इसका नामकरण अगर करना हो तो किसका नाम दे सकते हैं? रोहानी जी के नाम। तो मैं मान के चलता हूँ हमारे स्वर्गीय ईश्वरदास रोहानी जी के नाम पर इस खेल परिसर का नामकरण करने की घोषणा करते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक ऐसे नेता जो जनता के लिए लगातार जुड़े रहते हैं, और स्वाभाविक रूप से हमारी ऐसी सारी हस्तियों को याद करना। अच्छा, अरे थोड़ा राजनीति में संकट रहता है, नारे भी ध्यान से सुनना पड़ते हैं क्या हो रहा है। हल्ले हल्ले में पता नहीं क्या लगेगा, और अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने के पहले आवश्यक सावधानी भी जरूरी है। लेकिन स्वर्गीय
ईश्वरदास रोहाणी जी ने वाकई अपने जबलपुर का जो दिल जीता है, वाकई सही नारा लग रहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा। ये हमारे अपने काम करने की शैली बताती दादाजी की, उनका अपना काम करने का तरीका है। आज उनकी दूसरी पीढ़ी उस तरह से काम कर रही है, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और बच्चे यहाँ बैठे, मैंने कल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 21 तारीख के दिन प्रदेश भर के 12वीं पास सारे बच्चों के लिए लगभग 90,000 बच्चे जो सरकारी स्कूल से निकल रहे हैं, सबको 25-25 हजार का जो प्रावीण्य सूची में आए 90,000 के आसपास लैपटॉप बांटने वाले हमारी सरकार के माध्यम से। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ वो मेधावी बने, पढ़ लिख करके भी आगे बढ़े और सभी क्षेत्रों में समान रूप से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले समय हमने स्कूटी दी थी, जैसे मैंने खेल के बारे में दोबारा बोल रहा हूँ कि खेल के मामले में अगर हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में जाते हैं, एशियाड में जाते हैं, तो उनके लिए भी वो सब अनुकूलता दे रहे जो राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है या और राज्यों में दे रहे हैं। उनसे हमारी व्यवस्था कमतर रहने वाली नहीं है। लगातार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना ये हमारा संकल्प है। आज के इस अवसर पर माँ त्रिपुरा सुंदरी की नगरी में माँ नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और एक नवीन खेल परिषद की मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज ये एक और विषय छूट गया, महाराज शिवाजी की जयंती है। शिवाजी महाराज के लिए जोरदार अभिनंदन करो, उनका पूरा जीवन। हाँ, पट्टोका ही बोलते, चिंता मत करो। हमारे लिए महाराज शिवाजी की जयंती के अवसर पर उनके पुत्र संभाजी ने भी अपने जीवन में तमाम यातना सह करके देश धर्म के लिए अपने प्राण दिए। तो छावा नाम की पिक्चर बनी है, उस पिक्चर का प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है। जब ऐसी उत्कृष्ट पिक्चर बनी है तो उस पर टैक्स क्यों लेना चाहिए? इसलिए छावा को टैक्स फ्री करने की यहीं से घोषणा करते पूरे प्रदेश के अंदर जो भी छावा पिक्चर देखने जाएगा उसको महाराज शिवाजी के पुत्र संभाजी के जीवन की विभिन्न घटनाओं से परिचय कराने के लिए उसको टैक्स फ्री करते। और यहाँ तालाब के नजदीक शारदा नगर, शांति नगर, रामनगर, उदयनगर, कलेक्टर साहब इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? जो योग्य पाए जाए इनको पट्टे दिलाने की वाली व्यवस्था में सारे लोगों के लिए पट्टे दिलाते हुए। लेकिन एक और बात, केवल पट्टे नहीं, अगर यहाँ हमारे शहर में और ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास का फिर सर्वे प्रारंभ करना है और जिनको जिनको गरीब भाई बहनों को मकान नहीं मिले उनको पक्के मकान देने की व्यवस्था भी माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार कराएगी। जोरदार तालियां मोदी जी के लिए जिन्होंने ऐसा संकल्प लिया। मेरी अपनी ओर से केवल यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, जो आवासहीन व्यक्ति है उनको जो सरकार की व्यवस्था है सर्वे कराते हुए सभी प्रकार की व्यवस्था देने का काम करेंगे। मेरे साथ बोलो, भारत माता की।